नमस्कार दोस्तों। पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के रिगार्डिंग एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट 13 को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्सप्रेशन दिया हो, उसको सॉल्व करना है। देखो, इतने कम टाइम में एग्जामिनर खुद भी नहीं चाहता कि आप पहले मल्टीप्लाई करो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो फिर डिवाइड करो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन कुछ और बोल रहे हैं। तो आप अगर ए की वैल्यू 658 यहाँ पे मान लेते हैं और बी की वैल्यू आप 328 मान लेते हैं, तो आप यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला छुपा हुआ है। ये क्या है, ये ए क्यूब हो जाएगा और ये क्या है, ये बी क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे ये ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये ए बी हो गया और यहाँ पे ये बी स्क्वायर हो गया। तो इस फॉर्मूले को मैं इधर लिखता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और अपॉन में हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है। और बटे में ये सेम चीज लिखी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है। ये दोनों आप अपने आप को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ए माइनस बी। और ए की वैल्यू क्या थी 658 और बी की वैल्यू क्या थी 328। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 0 3 और 3 330 आ गया आंसर। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, 20 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखो, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है जो 4 अंकों वाली होती है, वो होती है 9999। ठीक है। अब ये तो वो है नहीं, ये तो हम जरूरी नहीं कह सकते कि भाई 88 से डिवाइड होगी, तो हम 88 से इसको भाग कर लेते हैं। फिर रिमाइंडर क्या बच गया, शेषफल 55। इसका मतलब डिवाइड तो करेगा बट जो वैल्यू इससे 55 कम होगी उसको डिवाइड करेगा, 9999 को डिवाइड नहीं करेगा। तो इसमें से क्या करेंगे, हम 55 को माइनस कर लेंगे। ठीक है। ये 4 4 और यहाँ पे 9 9। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी वो वाली संख्या होगी जो 88 से पूर्णतः विभक्त होगी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वाली होगी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20 25 35 40 से भाग देने पर क्रमशः 14 19 29 और 34 बचते हैं। देखो, आप इनका डिफरेंस देखो, जब 20 से मैं भाग दे रहा था तो 14 बच रहा था। ठीक है ना, यहाँ पे डिफरेंस 6 है। ऐसे ही आप इसका देखो, 25 वाले से भाग दे रहे थे तो 19 बच रहा था, यहाँ भी 6 आएगा। 35 से भाग दे रहा था 29 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा। और 40 से भाग दे रहा था 34 आया, यहाँ भी 6 आएगा। मतलब एवरी केस में क्या हो रहा है कि 6 ही बच रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 20 25 35 और 40 का एलसीएम जो वैल्यू आएगी उसमें से अगर मैं 6 घटा दूं तो मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगी जिसकी ये बात कर रहा है, सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो इनका एलसीएम निकालते हैं। मैंने एलसीएम निकाला तो ये आ गया 1400। मतलब अगर मैं 20 से 25 से 35 से और 40 से 1400 को डिवाइड करूं तो ये पूर्णतः विभाजित करेंगी। पर क्योंकि इसमें बोल रहा है कि यहाँ 14 कम है, 19 कम है, 29 कम है, 34 कम है, तो वो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को 1400 में से 6 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1394। ठीक है ना। अब आप 20 से भाग दोगे तो इसमें 6 की कमी पड़ जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए 14 रिमाइंडर हो जाएगा। 6 कम है, अगर 1400 होता तो पूर्णतः विभक्त हो जाता, पर 6 कम कर दिया तो 20 में 6 कम कर देंगे तो कितना रिमाइंडर हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यही चीज बाकी के केस में भी अप्लाई होगी। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि वे 8:20 बजे एक साथ बदलें तो पुनः वे एक साथ कितने बजे बदलेंगे। देखो, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा 48 72 और 108 का। ठीक है। आप कॉमन ले लो, यहाँ से 12 आपने कॉमन ले गया होगा, 12 चौक 48, 12 छिंग 72 और 12 निम्मा 108। 4 6 और 9 का एलसीएम लोगे आ जाएगा 36। तो इसका पूरे का एलसीएम क्या आ गया, 12 गुणा 36। ठीक है ना। अब ये कह रहा है तो इतने सेकंड बाद ये बदलेंगी एक साथ। अब मेरे को सेकंड में नहीं मिनट में चाहिए, तो मैं 60 से भाग दे देता हूँ। ये हो गया 12 पंजे 60 और 36/5, ये हो गया 5 7 35 और 1/5, इसको सेकंड में कर लूंगा, फिर 60 से गुणा, ये हो गया 12। तो 7 मिनट और 12 सेकंड बाद। तो अभी कितना टाइम हो रहा है, 8:20। इसमें मैं 7 मिनट और 12 सेकंड अगर जोड़ देता हूँ तो हो जाएगा 8:27 और 12 सेकंड। जो क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 8600 रुपए को 5 पुत्र 4 पुत्री और 2 भतीजे में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक पुत्री को भतीजे को दी जाने वाली राशि का 4 गुना, प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजी को दी जाने वाली राशि का 5 गुना मिलता है। तो बताओ कि प्रत्येक पुत्री को कितने राशि मिलेगी।
देखो इसके पास टोटल 8600 रुपये हैं। इसको बेटे बेटी और भतीजों में बांटने हैं, जिसमें कि 5 तो बेटे हैं इसको और 4 बेटी हैं और 2 भतीजे हैं। ठीक है, अब ये कह रहा प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे को दी जाने वाली राशि का 4 गुना मिलता है और प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे को दी जाने वाली राशि का 5 गुना मिलता है। तो मैं मान रहा हूँ भतीजे को ना x देता है, ये एक भतीजे को, तो बेटी को कितना दिया उसका 4 गुना, मतलब 4x आ गया, और बेटे को कितना दिया 5 गुना, तो ये हो गया 5x। ठीक है, अगर मैं इनको देखता हूँ तो बेटों को टोटल कितना दिया होगा 25x, बेटी को कितना दिया होगा टोटल बेटियों को 16x, और इसको कितना दिया होगा 2x। ये कितना होगा 25 और 16 41 और 2 43, मतलब 43x में टोटल पैसा आया होगा। और ये टोटल है कितना 8600 रुपये। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 43 से 2 बार गए, x की वैल्यू आ गई 200। अब ये पूछ रहा है पुत्री को कितने मिले, एक पुत्री को, तो देखो एक पुत्री को कितने मिले थे 4x, 4x में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 800 रुपये। तो सी इसका आंसर हो गया। छठा क्वेश्चन देखते हैं, 25 परिणामों का औसत 18 है, इनमें से प्रथम 12 परिणामों का औसत 14 है, अंतिम 12 परिणामों का औसत 17 है, तो 13वां परिणाम बताओ। देखो अगर आपको बेसिक से करना, आप क्या करोगे 25 में आप गुणा कर दोगे 18 की, ठीक है ना, ये आ जाएगा 450, और उसके बाद 12 जो परिणाम थे उनका औसत था 14, और प्लस जो और 12 बचे हुए थे उनका औसत था 17। इन दोनों को गुणा करके और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 372। ठीक है, 450 में से 372 गए तो ये आ गया 78। तो जो 13वां परिणाम है वो आ गया 78। आपको शायद समझ आ गया होगा, पर आपको पेपर में इस तरह से नहीं करना है। आपको पेपर में कैसे करना है, 25 परिणामों का औसत 18 है, इसका मतलब ये है कि ये सबकी वैल्यू इंडिविजुअली 18 है, हर एक की वैल्यू 18 है। और सेकंड लाइन आप पढ़ोगे कि पहले जो 12 हैं उनका औसत 14 है, इसका मतलब इन्होंने 4 4 छोड़ दिया, 18 होनी चाहिए थी वैल्यू, इनकी सिर्फ 14 है, तो 12 की 4 4 वैल्यू के हिसाब से किसकी है 48 वैल्यू आई, मतलब इन्होंने तो सिर्फ 14 ही दिए थे। ये जो औसत बढ़ाया ना ये 13वें ने बढ़ाया। तो उसी तरह हम देखेंगे 12 परिणामों का औसत 17, मतलब इनका कितना कम है 18 होना चाहिए था 17, मतलब एक एक इनके ऊपर भी है तो 12 ही हो गया। और खुद जब परिणाम 25 का औसत 18 था तो 13वें की वैल्यू खुद 18 तो रही होगी, और इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आएगी 78। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और सिंपल अगर बेसिक वे में करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। गलत कोई सा भी नहीं, दोनों सही है, आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरह से कीजिए। 7वां क्वेश्चन देखिए, देखो इसको मैं डायरेक्ट उसी बेसिक वाले से नहीं करूंगा, आप उससे खुद ट्राई कर लेना, मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखो 15 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, मतलब हर कोई 15-15 कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अगली लाइन में कह रहा है कि 5 छात्रों की औसत आयु 14 है, मतलब 14 थी तो इसका मतलब इन्होंने सबने एक एक छोड़ दिया ना, इन्होंने 14 ही कंट्रीब्यूट किया था, 15 नहीं किया था, तो यहाँ से कितना बच गया, ये जो बचा हुआ है किसने कंट्रीब्यूट किया होगा, ये जो 15वां छात्र था उसने कंट्रीब्यूट किया था। और यहाँ 9 छात्रों की औसत आयु कितनी है 16, मतलब इन्होंने एक फालतू कंट्रीब्यूट किया था, इन्होंने 15 नहीं किया था, इन्होंने फालतू कंट्रीब्यूट किया था, कितना 1, तो ये मैं माइनस में ले लूंगा तो ये हो जाएगा -9। और 15वां छात्र उसकी खुद तो 15 रही होगी, वो मैं ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 15 5 20 में से 9 गई 11 साल, मतलब उसकी एज आ गई 11 वर्ष। 8वां क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति उसके पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है, ठीक है, बोल रहे 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:7 हो गया। ठीक है, अगर इनके विवाह के समय का अनुपात 5:3 था, विवाह के समय हमें पता नहीं कब विवाह हुआ था इनका, तो उस टाइम अनुपात था 5:3। मैंने जो आयु वाले आपको क्वेश्चन बताए मैं एक्स के मेथड से नहीं करता हूँ, आप भी एक बार ये मेथड देख लो। देखो 9 और 7 में कितना डिफरेंस है 2 का, 4 और 3 में कितना डिफरेंस 1 का, और 5 और 3 में कितना डिफरेंस है 2 का। इन वैल्यूज को सेम करने के लिए, जिससे कि रेशियो अगर 4 साल बढ़ रहा है तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखो यहाँ से 4 से 9 आए तो 5 का डिफरेंस आया, 3 से 7 पे आया तो 4 का डिफरेंस आया, इसका मतलब ये डिफरेंस सेम नहीं है। इस डिफरेंस को सेम करने के लिए ये मेथड यूज होता है। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 और 3 तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि इनमें तो 1 की मल्टीप्लाई हुई, 4 और 3 में 2 की मल्टीप्लाई हुई, तो ये कितना हो गया 8 हो गया 6 हो गया। उसके बाद ये भी ऐसे ही रहेगा 9 और 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 साल का गैप था और कितने रेशियो का डिफरेंस आ रहा है 1 रेशियो का, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई 4 ईयर। ठीक है, तो अभी ये क्या पूछ रहा है कि कितने वर्ष पूर्व इनका विवाह हुआ था, तो यहाँ पे रेशियो कितना डिफरेंस है 3 रेशियो का डिफरेंस है, तो 1 रेशियो की अगर वैल्यू 4 है तो 3 रेशियो की कितनी वैल्यू आएगी 12 साल आएगी। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, बोले यदि किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है। देखो 4/5 होता क्या है 20% होता है 1/5।
ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो 4/5 अगर मैं इसमें 4 की गुणा कर दूं तो यहाँ भी 4 की गुणा करनी होगी, तो ये कितने परसेंट हो गया? 80% की वैल्यू होती है 4/5। तो ये कह रहा अगर 80% किसी वैल्यू का 65% से कितना ज़्यादा है? 21 ज़्यादा है। 15% की वैल्यू 21 आ गई, तो 100% की निकालनी है मेरे को, क्योंकि वो संख्या पूछ रहा है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 21/15 गुणा 100। अब इसको काट दो आप, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 5 से गए 20 बार, ये हो गया 140। तो संख्या क्या आ गई? 140 वो संख्या आ गई। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं एक टेस्ट में 1100 लड़के हैं, 700 लड़कियां हैं, जिसमें से 42% लड़के और 30% लड़कियां पास हुई, तो उन सभी में से कितने प्रतिशत जो स्टूडेंट थे वो फेल हुए? तो देखो 1100 मैंने लड़के ले लिए, 700 लड़की ले ली, पास हुए थे 42% और लड़कियां पास हुई थी 30%। तो फेल कितने हुए होंगे? जब 42% पास हो गए तो 58% फेल हुए होंगे। और मैं फेल इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि ये फेल का परसेंटेज पूछ रहा है। अगर पास का परसेंटेज पूछता तो मैं डायरेक्ट निकाल लेता। तो फेल हुए 58%, ये हुए 70%। तो 1100 का मैं 58% निकालूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 638। ठीक है, और 700 का 70% निकाल दूंगा तो ये आएगी 490। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ और इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो ये आ जाएगा 1128। ठीक, अब 1128 बच्चे फेल हुए और टोटल बच्चे थे कितने? टोटल थे 1800। देखो 1100 लड़के थे, 700 लड़कियां थी। इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 62/3% जो कि बच्चे फेल हुए थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% हानि पे बेचता है। मान लो 100 रुपये उसका सीपी था, उसको 20% की हानि पे बेचा, मतलब 80 रुपये में बेच दिया उसने। कह रहा कि अगर 100 रुपये विक्रय मूल्य बढ़ा देता, अगर ये सेलिंग प्राइस को 80 से, ये तो हमने माना हुआ है, ये तो रेशियो वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, पर हम ऐसे ही बोलते हैं कि अगर वो 100 बढ़ा देता तो 5% का लाभ होता। अब देखो अगर उसको 5% का लाभ हुआ होता तो सीपी पे ही निकालते हम, ये तो लॉस की वैल्यू थी। तो सीपी पे अगर 5% का लाभ मैं इसको दे भी दूं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 105। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें डिफरेंस कितना आया? 25 रुपये का। पर ये बोल कितने का रहा था? ये कह रहा कि 100 रुपये बढ़ाने, पर हमारे हिसाब से सिर्फ 25% बढ़ाने से 20% की हानि 5% के लाभ में बदल गई। तो 25 की वैल्यू कितनी है? 100 है इसके हिसाब से, पर हमारे हिसाब से 25 थी, इसके हिसाब से 100 थी। तो 25 को हम 100 बना लेंगे क्योंकि एक्चुअल वैल्यू बता रहा है, और जो हमारी वैल्यू थी वो रेशियो वाली वैल्यू थी, वो एग्जैक्ट नहीं थी। तो 25 को 100 बनाने के लिए क्या 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो जो हमने सीपी माना हुआ तो उसमें भी 4 की गुणा करनी पड़ेगी, तो उसका सीपी आ जाएगा 400 रुपये। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू, हमने तो सिर्फ मान ली थी वो वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कह रहे एक अशिक्षित खुदरा विक्रेता ने अपने सभी सामानों पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया। ठीक है, ये 100 रुपये था एक्चुअल में सीपी उसका। उसने क्या किया कि एमआरपी करके लिख दिया और 50% बढ़ा दिया, तो 150 हो गया। अब कह रहा है कि इसको 25% का लाभ चाहिए था, तो इसने क्या किया कि 25% की छूट दे दी। इसको लगा कि मेरे को 25% का लाभ हो जाएगा। कैसे सोचा होगा इसने कि मैं 50% बढ़ा देता हूँ, 25% का लाभ हो जाएगा और 25% की छूट दे दूंगा, तो 25 और 25 मिलकर 50 हो गया। पर ऐसा नहीं होता है। अब एमआरपी अगर बढ़ गई 150 हो गई, तो अब 150 का 25% जाएगा ना, तो 150 का 25% कितना हो जाएगा? होगा 37.5। ठीक है, 150 में से 37.5 गए तो ये होगा 112.5। मतलब आप सेलिंग प्राइस क्या है? 112.5 होगी। पर वो क्या सोचे बैठा था कि 125 आएगी और तेरे को 25% का फायदा हो जाएगा, बट ऐसा तो हुआ नहीं। तो अब इसको एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ? देखो 100 रुपये की चीज़ थी, 112.5 में बेच दी, तो इसको 12.5% का प्रॉफिट हुआ। यही आपका आंसर हो गया, ए इसका आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए। कह रहा दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या से 9 कम कर दे तो नई संख्या का अनुपात 12 और 23 हो गया। देखो ये आयु वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है ना, कुछ पिता पुत्र की आयु थी, 9 वर्ष बाद ये हो गया, वो हो गया। इसमें क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। अगर ये डिफरेंस सेम होता तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि 9 वर्ष कम किए तो ये 3 से 12 हुई, मतलब यहाँ पे 9 रेशियो का डिफरेंस आया, तो यहाँ पे भी तो 9 का आना चाहिए था। यहाँ पे कितने रेशियो का डिफरेंस आ रहा? यहाँ 18 रेशियो का डिफरेंस है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो ये सही कैसे होगा? सही होगा ये। अब देखो इस डिफरेंस को सही करना है तो डिफरेंस को सही कैसे कर सकते हैं? 12 और 23 में कितना डिफरेंस है? 11 का। 3 और 5 में कितना डिफरेंस है? 2 का। तो 2 की गुणा तो इस वाले रेशियो में कर दो और 11 की गुणा इस वाले रेशियो में कर दो। तो 11 के ऊपर गुणा करेंगे ये होगा 33 और 55, और 2 की जब नीचे गुणा करेंगे हो गए 24 और 46। अभी आप देखो डिफरेंस देखोगे आप, 33 से 24 कितना डिफरेंस कम है? ये 9 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 9 का डिफरेंस है। तो अगर 9 वैल्यू कम करी और 9 रेशियो का ही डिफरेंस आया तो इसका मतलब क्या हुआ? 9 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 9 वैल्यू के बराबर हो गई। ये पूछ रहे इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है?
अभी देखो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 33। 33 रेशियो की वाली वैल्यू सबसे छोटी है। अब एक रेशियो की वैल्यू एक ही है तो एक्चुअल में वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 33 ही हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 2:3 है। इन सारे क्वेश्चनों में कंसेप्ट एक ही लग रहा है, जो आयु वाला कंसेप्ट होता है। और कह रहा है प्रत्येक का वेतन अगर 4000 बढ़ गया तो अनुपात क्या हो जाएगा, 40:57। ठीक है, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना, 54 का आ रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 38 का। पर अगर 4000 रुपये दोनों के बढ़े हैं तो ये डिफरेंस सेम नहीं आना चाहिए। यही होता है कि डिफरेंस को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इनका डिफरेंस है 40 और 57 का, ये कितना है, 17 का डिफरेंस है। और जो 2 और 3 का डिफरेंस है वो दोनों, तो एक की मल्टीप्लाई तो कर देंगे हम ये वाले रेशियो में, और 17 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले रेशियो में। जब 17 की मल्टीप्लाई हम 2:3 में करेंगे तो ये क्या होगा, 17 दूनी 34 और 17 थी 51। और जब एक की करेंगे इधर तो ये सेम ही रह जाएगा, ये 40 हो गया और ये हो गया 57। अभी देखो आप, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है। इसका मतलब 6 जो रेशियो थे उसकी वैल्यू क्या थी, 4000। 4000 ही तो बढ़ाई थी इसने। तो सुमित का वेतन पूछ रहा है, सुमित का वेतन कौन सा है इसमें, ये 51 सुमित का वेतन है। जब 6 रेशियो की वैल्यू 4000 है तो 51 रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, 4000/6 गुणा 51। और इसको क्या करेंगे, 3 से 3 दूनी 6 और 3 से हो गए 17 बार, 2 से गया ये 2000 और 17 दूनी 34। मतलब सुमित की वैल्यू आएगी 34,000। अभी देखो इसमें आंसर 34,000 कोई सा है ही नहीं, इसका मतलब डी इसका आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए ने बी की, ये 3 लोग थे, ए बी और सी। ए ने बी की पूंजी से 3 गुना ज्यादा लगाई और बी ने सी की 2/3 पूंजी लगाई। तो मैं ये मान लेता हूँ भाई, अगर सी ने 3 लगाई तो 3 का 2/3 कितना होगा, आप ये देखो। मैंने इसीलिए 3 माना कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब बी ने कितना, 2 रुपये लगाए, और ए ने बी का 3 गुना लगाया तो ए ने कितने लगाए होंगे, 6 रुपये लगाए होंगे। अब ये कह रहा है, तो ये क्या पूछ रहा है कि वर्ष के अंत में 6600 कुल लाभ में से बी का हिस्सा कितना है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जो आपने इन्वेस्ट किया और जितने टाइम के लिए किया वो प्रॉफिट का रेशियो में डिवाइड हो जाता है। पर यहाँ पे टाइम तो है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये बोल रहा है कि इतना इतना इन्वेस्ट किया, तो इसी रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब देखो टोटल कितना आएगा, 6 और 2 8 और 3 11, मतलब 11 की वैल्यू कितनी आ रही है, 6600 रुपये। तो यहाँ से एक रेशियो की निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 600 रुपये। अब ये पूछ किस करा, बी का पूछ रहा है। बी का कितना दे रखा है हमने, 2, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 1200। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन करते हैं, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। देखो इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, मैंने आपको पीछे वाले पेपर में बताया था। इसका ये फॉर्मूला होता है, और इसमें क्या होता है, अगर मैं 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे वाला तो ऐसे ही रह जाएगा, ऊपर वाला क्या है, ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये इस तरह का फॉर्म बन जाएगा, ये कंप्लीट होल स्क्वायर वाले फॉर्म में आ जाते हैं। अब देखो इस वाली टर्म को ये 0 बोल देते हैं। ये 0 दो ही कंडीशन में होती है, या तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो, या फिर a बराबर b बराबर c हो। ये ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, ये देखो a b के बराबर हो जाएगा, ये 0, b c के बराबर ये 0, c a के बराबर 0। ये वाला पोर्शन 0 हो गया तो उसके लिए ये वाला भी जब 0 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। या फिर इस वाले पोर्शन को 0 कर दें, a प्लस बी प्लस सी को 0 कर दें, तो ये पॉसिबल है। तो इसमें क्या कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में, वो एक्चुअल में यहाँ b और c की वैल्यू जो है वो -b और -c है। तो यहाँ पे जो हमारे प्लस बी और प्लस सी थे, यहाँ पे क्या है, -b और -c है, और तब ये 0 दे रहा है। तो अब क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं होगा, अब क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी 0 होगा, क्योंकि b की जगह क्या था, -b, और c की जगह क्या था, -c। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी b प्लस सी, तो इसलिए ये 0 है। आप इस क्वेश्चन को रटो मत, ये 2 फॉर्मूले इनको आप अच्छे से देख लो, यही इसका आंसर होता है बार बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहे थे, क्या हो गया, 4 - 1 बटे x प्लस 1 बराबर 2, और ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया बटे x प्लस 1 बराबर 2, और 2x प्लस 2 बराबर 3, और 2x बराबर 3 में से 2 गया 1, और x की वैल्यू आ गई 1/2। सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी थी तो a इसका आंसर हो गया। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, tan थीटा बराबर a/b। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया a और ये हो गया b, यहाँ से हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बट आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर में आपको कैसे करना है, देखो जब भी आप साइन की वैल्यू निकालोगे, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ये क्या है, टेन थीटा जो होता है ना, ये होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। पर ये वैल्यू एक्चुअल में ये नहीं होंगी,
मैं ये मानता हूँ कि ये वैल्यू नहीं होंगी। साइन थीटा और कॉस थीटा की एक्चुअल वैल्यू ये होगी, साइन थीटा की होगी a/a² प्लस b² और कॉस थीटा की होगी b/√a² प्लस b²। पर अब जब यहाँ पे रखेंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू कॉमन है, ये कट जाएंगी। तो आपको इतना सोचना ही नहीं है, आपको क्या करना है डायरेक्टली कि साइन की वैल्यू a और कॉस की वैल्यू b पुट कर दीजिए आप डायरेक्टली। तो ये क्या हो जाएगा b+a और अपॉन में क्या हो गया b-a। आप पूरा करोगे तब भी यही आंसर आएगा, बिकॉज ये जो नीचे का पोर्शन है ना ये कॉमन है, ये कट जाएगा। तो इसमें अब आप आंसर देख लो कौन सा हो गया, डी आपका आंसर हो गया। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के अंतवर्ग की एक भुजा की माप होगी। देखो ये एक वृत्त है, इसमें एक हमने अंदर बना लिया वर्ग, ठीक है। अब वर्ग का जो विकर्ण होगा ये इसके व्यास के बराबर होगा, क्योंकि ये यहाँ से इसके केंद्र से होकर जाएगा। और इसकी परिधि कितना कह रहा है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को कर देंगे हम 2πr के इक्वल। तो यहाँ से 2r की वैल्यू क्या आ जाएगी 100/π। अब इस वाले का जो व्यास है ये व्यास की वैल्यू है 2r, और अगर मैं इस वर्ग की भुजा मान लेता हूँ a, तो इसका विकर्ण क्या हो जाता है a√2। तो a√2 की वैल्यू क्या आ जाएगी जो इसके व्यास की वैल्यू है 2r, मतलब 100/π, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं 100/√2π, और √2 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको क्या 50 × 2 लिख सकता हूँ मैं, और √2 से इसको कट करूँगा तो √2 टाइम्स चला जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 50√2/π। तो इसमें देख लो आंसर कौन सा आएगा आपका, बी आपका आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा चतुर्भुज ABCD में एंगल C है 102 डिग्री और एंगल D है 58 डिग्री। तो इनको हम बना लेते हैं। ये क्या है ABCD एक चतुर्भुज बनाते हैं। ये हो गया ABC और D, और C की वैल्यू कितनी है 102 और D की वैल्यू कितनी है 58। अभी देखो चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग होता है वो कितना होता है 360। तो दो कोणों का योग तो 200 आ गया, तो A और B का कितना बचेगा, और A और B का योग अगर मैं निकालूं तो 360 में से इन दोनों का जो सम आएगा उसको हटा दूंगा मैं। 102 और 58 कितने हो गए 160। तो अगर 160 को हटाऊंगा तो मैं ये आ जाएगा 200। अब देखो इस ट्रायंगल में देखो ये समद्विभाजक था, ये एंगल बाइसेक्टर था, यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर था। तो इन दोनों का अगर मैं एंगल बाइसेक्टर कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा a/2 और b/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो PAB में देखो ये इस तरह का एक ट्रायंगल जो बना हुआ है। अब ये एंगल की और इस वाले एंगल की, इन दोनों एंगलों का सम कितना दे रखा है 100। ट्रायंगल का टोटल कितना सम होता है 180। तो 180 में से अगर 100 को मैं माइनस कर देता हूँ तो ये जो 80 आएगा ये आ जाएगा P वाला जो एंगल है, और यही इसका आंसर हो जाएगा C। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो से आपके कुछ डाउट क्लियर होते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।